और सबसे पहले बात नए संसद भवन की। नए भारत को नया संसद भवन मिल चुका है। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया और 140 करोड़ जनता को समर्पित किया। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये इमारत समय की मांग थी और इसके कण कण से एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने नई संसद में अपने पहले संबोधन में ये भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित राजदंड यानी सेंगोल सभी को प्रेरणा देता रहेगा और विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता रहेगा, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। दो 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। नई संसद के उद्घाटन के बाद से ही सियासत भी शुरू हो गई है। पीएम ने जिस ऐतिहासिक इमारत को देश के नाम समर्पित किया, उस इमारत की ग्रैंड ओपनिंग का पहले बहिष्कार और फिर सियासी तकरार हो रही है, जिसमें ताबूत से लेकर कलंक तक का जिक्र हुआ और अमृतकाल को सियासी शर्मकाल में बदल दिया गया। सबसे पहले आरजेडी ने नई संसद की तुलना ताबूत से कर दी, तो जेडीयू ने नई संसद को कलंक का इतिहास बता दिया। वहीं समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो पूजा करने वाले ब्राह्मणों पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो टीएमसी ने पीएम के हाथों उद्घाटन पर सवाल उठाए हैं, वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान बताया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे लोकतंत्र का अमृतकाल सियासत का शर्मकाल हो गया। आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का पर्व है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग हुई। भारत के गणतंत्र की शान में चार चांद लगाने वाले इस भवन की खूबसूरती, जो आजाद भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित कर दिया।
ये मौका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है। भले ही इच्छा किसी और सरकार ने जताई हो, लेकिन उसे पूरा मोदी सरकार ने किया। लेकिन आजादी के 70 साल बाद साकार सपनों से अलग इस भवन पर भी विपक्ष हमलावर है। किसी को इस भवन के डिजाइन से दिक्कत है, तो कोई भारत के समृद्ध गौरव के प्रतीक सेंगोल पर सवाल खड़े कर रहा है, मानो मोदी ने इसे अपने घर में लगाया हो। आरजेडी ने ट्वीट कर नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन की एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, ये क्या है? तो वहीं जेडीयू ने कहा कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल की विधिवत स्थापना पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिस तरीके से नई संसद में राजतंत्र का प्रतीक राजदंड के रूप में सेंगोल स्थापित किया जा रहा है, दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके केवल एक वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का घृणित कार्य किया जा रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। नया संसद भवन भारत की गौरवशाली परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा। लेकिन जिस तरह भवन से लेकर सेंगोल पर सियासी बयानबाजी हो रही है, उस पर अब बीजेपी के साथ ही कुछ विपक्षी नेता भी हमलावर हैं। संसद भवन देश को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया, लेकिन विपक्षी दल अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की फोटो लगाकर देश का अपमान करने का काम किया, संसद का अपमान करने का काम किया है। ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं, तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता। अखिलेश यादव पहले दिन से ही संसद भवन के उद्घाटन पर आपत्ति जताते रहे, तो उनके नेता एक कदम आगे बढ़कर सेंगोल की स्थापना और पूजा पाठ पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन मायावती ने नए संसद भवन का ट्वीट कर स्वागत किया। उन्होंने लिखा, नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए केंद्र सरकार को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच और उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश और जनहित में सही इस्तेमाल हो। यानी रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार नए संसद भवन पर 20 विपक्षी दलों को छोड़ तमाम देशवासियों को गर्व है। वो आज के दिन को पर्व के तौर पर मना रहे हैं। लेकिन कुछ जातिवादी, धर्मवादी, परिवारवादी सोच वाले नेता इस आयोजन पर ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, मानो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन उनकी सियासी विघटन की परिकल्पना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बीजेपी की रणनीति की कर लेते हैं, क्योंकि टीम मोदी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैक टू बैक प्लान भी तैयार हो रहा है। इसी कड़ी में अब पीएम मोदी ने विजय रथ की कमान संभाल ली है और 2014 के बाद 2019 के भी बड़ी जीत को चरितार्थ करने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल दिल्ली में आज बीजेपी दफ्तर की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहे। ये बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि मीटिंग में 2024 की रणनीति पर मंथन हुआ है और आगे की रणनीति पर बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत का प्लान भी तैयार हुआ है और इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने के मूड में है। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के मूड में है जिससे विपक्षी एकता को कमजोर किया जा सके और नए भारत की एक बार फिर इबारत लिखी जा सके। ये मोदी शाह के दौर की नई बीजेपी है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, बस जीत बड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के रण में एक बार फिर नंबर 1 का मंत्र दे रहे हैं और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्लान शेयर कर रहे हैं। वो भी तब
जब हर राज्य से विपक्षी दल एक मंच पर आने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भगवा लहराने का टारगेट है, तो बाकी राज्यों में 2019 से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसे साकार करने के लिए पीएम मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। तो वहीं इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे, जिनमें योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, मनोहर लाल खट्टर, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बीजेपी अब उस प्लान पर काम कर रही है जिससे 2024 में तो जीत बड़ी हो ही, बल्कि अगले 20 से 30 साल की सियासी और विजयी पटकथा लिखी जा सके। यानी 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी बीजेपी बम्पर जीत की ओर बढ़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत किया। 2024 को लेकर के इस बैठक में मंथन हुआ और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं को किस तरह से ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के चर्चा हुई। लेकिन मुख्य फोकस इस बात पर रहा कि 2024 की जंग को किस तरह से जीता जा सके। साल दर साल बीजेपी की जीत का ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे निकाय का चुनाव हो या फिर विधानसभा का या फिर लोकसभा का चुनाव ही क्यों न हो। अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014 में बीजेपी गठबंधन को 336 सीटें मिली थी, बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती थी। साल 2019 में बीजेपी गठबंधन को 353 सीटें मिली थी, बीजेपी ने अकेले 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी जिस तरह से बीजेपी की जीत का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में 2024 के चुनाव में 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत की तैयारी है, जिसके लिए दिल्ली से लेकर अब राज्यों में भी मंथन का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी अगले महीने से ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। देश में पीएम मोदी के रैली समेत 51 कार्यक्रम 30 मई से 30 जून के बीच लगातार कार्यक्रम होंगे। एक महीने में 51 कार्यक्रम पीएम मोदी करेंगे। यानी पीएम मोदी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और यूपी समेत तमाम राज्यों में भी जनसंपर्क अभियान को धार दे रहे हैं, जिससे वो सारे रिकॉर्ड टूट सके, विपक्ष के सारे भ्रम दूर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तर प्रदेश में एमएलसी उपचुनाव का रण भी अब भीषण होने वाला है, क्योंकि अखिलेश को उन्हीं के चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ सहयोगी दलों के विधायकों की भी मीटिंग बुलाई और संख्या बल को साबित करने का प्लान तैयार किया। दरअसल अखिलेश यादव की नजर ओबीसी की और दलित विधायकों पर की, जो कि बीजेपी के थे, जिसकी भनक लगने पर बीजेपी ने अपना नया प्लान सेट किया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एमएलसी उपचुनाव का गणित भी आपको समझा देते हैं। दरअसल एमएलसी प्रत्याशी को जीत के लिए 202 वोट चाहिए। बीजेपी के अपने 255 विधायक हैं और बीजेपी के सहयोगी की बात करें तो 19 एमएलए बीजेपी के सहयोगी दलों की है। ऐसे में बीजेपी के पास टोटल 274 वोट हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के पास 109 एमएलए और एसपी के सहयोगी अपना दल के 9 वोट हैं। यानी समाजवादी पार्टी के पास टोटल 118 वोट हैं, जो सपा प्रत्याशी के लिए बहुत कम है। बावजूद इसके अखिलेश जीत का दावा कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, विस्तार से समझाते हैं। हमारी जीत तय है। 2 सीटें हैं, इसमें दोनों में एनडीए के कैंडिडेट जीतेंगे और हमारे सभी 13 विधायक मेरे साथ मौजूद हैं, अंदर जा रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको हक है, लेकिन उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। आज के दिन में मत और बहुमत मतलब होता विचार। हमारी जनता का विचार है कि इन्हें नहीं आने देना है, क्योंकि जिसको सरकार 70 साल से दिया और सताए गए। 30 साल से सपा बसपा को उत्तर प्रदेश में दिया पिछड़ों दलितों के नाम पर, लेकिन एक कानून भी नहीं बनाया। इसलिए जनता ने मन बना लिया अब इन्हें नहीं आने देना, इन्हें नहीं आने देना। इसकी वजह से आज के दिन में है, अब उनका काम, भाई दल है तो निश्चित रूप से वो खड़ा करेंगे। हारी बाजी को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने भले ही चक्रव्यूह की रचना की हो, लेकिन उसी चक्रव्यूह में एक बार फिर वो फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि न तो वो अपना दल एस के विधायक को टटोल सके और न ही निषाद पार्टी के विधायक
उनकी बातों में उलझ सके, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र की परंपरा को तोड़ा है, तो इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। परंपरा रही है, उस परंपरा को इन्होंने तोड़ा है समाजवादी पार्टी ने, और ये अच्छी परंपरा नहीं रखी है। उनको भी पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों के साथ है, तो उनको आज इसका समर्थन करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा ना करके एक परंपरा को तोड़ा है, और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये एक अच्छा एक संसदीय जो एक परंपरा है वो नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर 29 मई को मतदान होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल ने पत्र लिखकर बीजेपी के ओबीसी और दलित विधायकों और मंत्रियों से समर्थन मांगा, लेकिन अखिलेश यादव की इस प्लानिंग पर भी बीजेपी ने एक झटके में पानी फेर दिया और साफ कर दिया ये चुनाव संख्या बल का है और इस चुनाव में भी बीजेपी की जीत तय है। अब कैसे वोट करना है, क्या करना है, सभी को जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेती है। कोई भी अवसर हो, कोई भी चुनौती हो, उसको बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग लेते हैं। जबकि यह भी तय है कि सपा को भी पता है कि उनकी पराजय निश्चित है और भाजपा को भी पता है कि हमारी विजय निश्चित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर के ऐलान पर सियासी घमासान मच गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों गुजरात में हैं। गुजरात की धरती से धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को जिहाद से सावधान रहने की हिदायत डाली। हिंदू राष्ट्र की उनकी मांग ने पहले ही खलबली मचा रखी थी। अब लव जिहाद पर धीरेन्द्र शास्त्री ने नई बहस छेड़ दी है। तो एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। कांग्रेस पार्टी इस बहस से दूर नहीं रही है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सूरत से हुई थी। अब दरबार अहमदाबाद की जमीन पर लगेगा और अंत वडोदरा में होगा। सूरत की सभा के 2 दिन बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई, हिंदुओं से एक होने का वचन लिया, लव जिहाद से बचने की हिदायत दी और पाकिस्तान में भी भगवा ध्वज फहराने का दावा किया। बाबा बागेश्वर की इन मांग पर तालियां भी बजी, जयकारे भी लगे और विवाद के सुर भी बुलंद हुए। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर देश 2 धड़ों में बंटता दिखा। एक वो जो उनके समर्थन में हाथ उठाए थे और दूसरे वो जो इसे हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ बता रहे थे। समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मांग का विरोध किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। ये ख्वाब है उनका, न बना है, न बनेगा, न इस वक्त बनेगा, न आइंदा बनेगा। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान था, है और रहेगा। नहीं, ये कभी नहीं होगा। यहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है और ये देश एकता से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस देश की तरक्की इसीलिए रुकी हुई है कि ये नफरत फैला रखी है हिंदू मुस्लिम की। जब तक ये नफरत दूर नहीं होगी, जब तक देश तरक्की नहीं करेगा। शफीकुर रहमान का दावा है कि ये सोच महज सोच ही रह जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं कांग्रेस नेता प्रणव झा इसे मुद्दों को भटकाने वाला बयान बता रहे हैं। उनकी सोच से हिंदू राष्ट्र की बजाय अगर महंगाई, बेरोजगारी जैसी परेशानियों को दूर किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, सामाजिक सौहार्द की कमी है, ये समस्याएं हैं और इस समस्याओं के बारे में बात हो, इस समस्याओं से निपटने की कि क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर कारगर काम हो। कोई भी व्यक्ति अगर इससे बहस को इतर ले जाता है, कहीं और ले जाता है, तो वो सरकार की मदद कर रहा है, वो जनता के खिलाफ बात कर रहा है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से जब हिंदू राष्ट्र पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे बाबा बागेश्वर के मन की संतुष्टि बता दिया और कहा कि अगर उन्हें ये कहने से संतुष्टि मिलती है तो मिलने दें। वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने समाज को समझाइए भाई, अगर किसी को किसी चीज में मानसिक संतुष्टि मिल रही है उसको डिप्राइव मत करिए। उसको थोड़ी देर के लिए आनंद आ रहा है, उसको करने दीजिए, बजाय बुरा कहने करने दीजिए, लेकिन व्यापक रूप में साइंटिफिक टेम्पर पैदा हो।
धीरेन्द्र शास्त्री के गुजरात के 4 शहरों में 7 जून तक कार्यक्रम होने हैं। सूरत के बाद वो अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में दरबार लगाएंगे। अहमदाबाद में 29 और 30 मई को दरबार लगेगा। 1 और 2 जून को राजकोट में और 3 से 7 जून तक वडोदरा में रहेंगे। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी।